हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज एनसीईआरटी क्लास 9th का आज हम लेक्चर नंबर 3 साइंस में देखेंगे। आज का जो लेक्चर है परमाणु और अणु है। आप जानते हैं कि जो परमाणु है एक लंबे समय तक इनफैक्ट जब डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिखाया कि जो एटम है यानी कि परमाणु है वो अविभाज्य है। तो ग्रेजुअली धीरे-धीरे फिर बाद में देखोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये खोज होता है। लेकिन डाल्टन तक एटम एटम का मतलब होता है ए मीन्स नोट और टॉम मीन्स टू डिवाइड यानी कि परमाणु जो है डिवाइड नहीं होते हैं। तो जैसे हमारे जो भारतीय ऋषि हैं, दार्शनिक हैं, कणाद जो हैं, ऋषि कणाद कहा कि ये इन्होंने भी कहा है कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। देखो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे-छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है अर्थात वह सूक्ष्मतम कण जो है अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो परमाणु जो है इनफैक्ट देखो जो आप साइंस को देखते हो तो हमारे जो दार्शनिक हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले भी विचार किया था। तो कुछ चीज़ें सही है जैसे आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो जो भारतीय खगोलविद थे, उन्होंने बहुत पहले ही पता किया था कि यस इसकी दूरी इतनी है और आज मॉडर्न साइंस भी है, कुछ हद तक उससे एग्री होता फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे साइंटिफिक इनोवेशन प्रॉपर होते जाता है, तो उसमें हम जो है वो अधिक एक्यूरेसी प्राप्त करते जाते हैं। तो ये जो कणाद थे, उन्होंने कहा था कि वो उसको उस सूक्ष्मतम कण से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण कौन-सा है? परमाणु है। दूसरा एक और भारतीय दार्शनिक थे पकुधा कात्यायन। तो पकुधा जो हैं वो कात्यायान जो हैं उन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न-भिन्न रूप को प्रदान करते हैं। तो ये मेनली जो सबसे पहले है वो कणाद हैं और फिर पकुधा कात्यायान जो हैं उन्होंने भी इस मत को विस्तृत किया। अब कहता है सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं हो रहा था, ये दुनिया के और भी पार्ट में हो रहा था। कह रहा लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक जो डेमोक्रिटस थे एवं ल्यूसीपस तो ल्यूसीपस और डेमोक्रिटस हैं, उन्होंने भी सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएँ, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। तो ये देखो दार्शनिक विचार थे, दर्शन प्राचीन काल में आप देखोगे जैसे ऋषि विश्वामित्र देखोगे, फिर या फिर ऋषि वशिष्ठ देखोगे, तो कहते हैं ना कि वो लोग जो है वशिष्ठ ऋषि मान के चलो आज जो परमाणु अस्त्र वगैरह ये आप लोग कहते हो, तो कहा जाता है ना कि जो विश्वामित्र ऋषि थे, तो उन सारे चीज़ों का खोज करते थे और उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे आणविक और परमाणविक हथियार हैं, जो राम को उन्होंने प्रदान किया, जो भी है। तो हम उसकी सत्यता पर नहीं जाएँगे, लेकिन कुछ चीज़ जो है कि ये इन्होंने ये सारी चीज़ों को कहा था। लेकिन आज हम ये जान रहे हैं कि जो आपके पास एटम है, वो भी विभाजित है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, गामा मेसॉन और बहुत सारे जो हैं न्यूट्रिनो ये सब सारे बहुत सारे हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? वैज्ञानिक जो आत्मा एल लवाजिए यानी एंटोनियो एल लेबोजियर जिसको कहते हैं, तो इसको एक्चुअल में जो प्रोनंसिएशन किया जाता है आंतवा एल लवाजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया, जिसने रसायन शास्त्र को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो जो लेबेजिए हैं एवं जोसेफ एल प्राउस्ट जो हैं, ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब है कि जैसे सपोज़ Na है, सोडियम है,
प्लस क्लोराइड है, तो NaCl यदि बन रहा है, तो मान के चलो कि सोडियम का यदि है सपोज़ 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, यदि ये इसका एटॉमिक जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है? परमाणु द्रव्यमान और ये भी आपका परमाणु द्रव्यमान। तो ये आपका पूछा हुआ है इस बार जो उसको यूनिट में यू बोलते हैं। क्लोरीन का आपका पूछा हुआ था, ठीक है ना? तो बेसिकली क्लोरीन का आपका ये आपका 35 पॉइंट 5 होता है, तो ये आपका 2020 में पूछा हुआ था। तो देखो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 58.5 तो ये जो NaCl बनेगा वो 58.5 बनेगा, यानी कि 58.5 यू यदि यू में यूनिट में मान लेते हो, तो ये 58.5 होता है। तो ये आपका निश्चित रहेगा यानी कि द्रव्यमान में रासायनिक प्रक्रिया जो अभिक्रिया होगा उसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही ये इसको रासायनिक संयोजन में ये पहला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। ठीक है? तो द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम है। दूसरा एक आपका स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब है कि वाटर H2O तो H2O में क्या हो हाइड्रोजन का 2 है यानी ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन यहाँ 2 एटम है तो 2 है और प्लस ऑक्सीजन का 16 है यानी H2O का जो द्रव्यमान संख्या है जो द्रव्यमान है वो कितना है 18 है तो आप 18 जो शुद्ध पानी है कहीं से भी लोगे तो उसका क्या होगा? आपका 18 ही होगा। चूँकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो वो आप कहीं से भी लोगे तो उसमें से आपको 18 ही पाया जाएगा, ठीक है? ये फिर यदि आप तो 18 पाया जाएगा इन द सेंस है कि यदि अब ऑब्वियसली बात है कि जो शुद्धता नहीं होगा तो वो दूसरी बात। अब लेकिन जो क्या है कि स्थिर अनुपात का नियम कह रहा, तो ये 18 अब इसका मतलब क्या है? कि H2O है। तो देखो ये ऑक्सीजन आपका 16 है और ये हाइड्रोजन 2 इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात ये 16 अनुपात 2 है। तो ये 8 में आपका होगा। तो ये हमेशा इस अनुपात में रहेगा कि इसमें 8 अनुपात 1 ऑक्सीजन और जो आपका हाइड्रोजन का है। मान के चलो अमोनिया लिया, तो अमोनिया में क्या है NH3 है। तो इसका 14 है, इसका 3 है, ठीक है? तो जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या होगा? 14:3 में होगा। तो किसी भी सोर्स से आप लो, तो 2 एक आपका जो है मास जो है वो परिवर्तन नहीं रहेगा। जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहेगा और दूसरा एक स्थिर अनुपात का नियम है कि वो स्थिर जो अनुपात रहेगा वो स्थिर रहेगा। है। ठीक है? तो यही आपका 2 नियम है, ठीक है? अब देखो जॉन डाल्टन जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा जॉन डाल्टन का जन्म सन अब देखो ये सब एग्जाम्पल है इसको आप देखना। रूल यही है, ये रूल ही मेन जो 2 आपका है, एक स्थिर अनुपात का नियम और एक आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमने द्रव्यमान संरक्षण का भी देख लिया और स्थिर अनुपात का नियम को आपको उदाहरण के तौर पे समझा दिया। अब जॉन डाल्टन का जन्म जो है 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में क्या हमारे यहाँ होता है परमानेंट सेटलमेंट यानी कि ज़मींदारी सिस्टम जो है लागू किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और इसी समय जॉन डाल्टन जो क्या करते हैं एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो देखो हमने देखा कि ऋषि कनाद जो हैं ये कात्यायन है, तो वो सारे या फिर जो आपके ग्रीक जो फिलॉसफर हैं, उन लोगों ने ये बताया परमाणुवाद के सिद्धांत के तौर पे कि जो परमाणु हैं, वो अविभाज्य हैं, उनको ब्रेक करते जाओगे तो ब्रेक करते-करते एक ऐसा टाइम आएगा, जब उसके बाद वो विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें परमाणु कहा। तो डाल्टन जो है लेकिन वो प्रयोग जो हुए वो प्रयोग नहीं थे। वो एक तरह से अपने फिलॉसफिकल आधार पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ न कुछ उन्होंने भी अध्ययन किया। देखो, हर समय जो है इंसान कुछ न कुछ स्टडी करते जाता। तो उस समय के जो ज्ञान थे, उस समय के जो ज्ञान के आधार पे उन्होंने बोला था। पहले देखो जैसे जो पृथ्वी को
सेंटर माना जाता था ब्रह्मांड का, लेकिन और या सोलर सिस्टम का, लेकिन धीरे-धीरे करके ये मत को खारिज किया गया। लेकिन चर्च जो थे इस बात को मानने के लिए नहीं थे, इसी वजह से ब्रूनो को जो है ज़िंदा जला दिया गया था, चर्च ने ज़िंदा जला दिया। लेकिन बाद में देखो गैलीलियो, न्यूटन्स और ये बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने ये प्रूव किया कि यस जो है सूर्य है हमारे सौरमंडल के बीच में है। तो उसे ही इसमें से जो भी है प्राचीन जो भारतीय दार्शनिक थे, वो कुछ चीज़ों पे विश्वास करते थे, वो विश्वास इन द सेंस वो भी रिसर्च अपना करते थे। लेकिन तब जो है रिसर्च करने के लिए इतने इक्विपमेंट्स वगैरह उपलब्ध नहीं थे। लेकिन डाल्टन आया तो उसने काफ़ी चीज़ों को सुधार किया। करा वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी, जो यानी कि ये 2 नियम थे, जो द्रव्यमान स्थिर रहता है और स्थिर अनुपात का नियम है। तो अंग्रेज रसायनज्ञ जो है जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता पर विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। यानी कि जो उस समय तक दार्शनिक विचार जो थे, उसको वैज्ञानिक रूप में इसको ज जॉन डाल्टन ने उसको प्रतिपादित करने की कोशिश की, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की। करा ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों की सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। तो ये दोनों नियम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो ये इनके जो है सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। देखो द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव इस ढंग से होता है, इसका मतलब लिक्विड होता है, और द्रव्य जो होता है, द्रव्य का मतलब जो होता है पदार्थ होता है। ठीक है? तो द्रव का मतलब लिक्विड, द्रव्य मतलब पदार्थ। तो सभी द्रव्य जो हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। यानी कि नीदर दे आर क्रिएटेड नॉर दे आर डिस्ट्रॉयड। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। यानी कि मान के चलो आयरन है या सोडियम है, तो उसके सभी परमाणु के जो हैं गुण धर्म समान होंगे। ऐसा नहीं है कि मान के चलो एक रॉड लिया, आयरन का एक रॉड लिया, तो यहाँ परमाणु का गुण दूसरे होगा, यहाँ दूसरा नहीं, सब में समान होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न-भिन्न होते हैं। तो अब देखो हाँ, आयरन का डिफरेंट होगा और सोडियम का। आयरन का पूरे आयरन स्लैब में बराबर होगा, लेकिन सोडियम जो है उसका सोडियम और आयरन दोनों का अलग-अलग होगा। फिर सोडियम अपने आप में सोडियम का कहीं से भी टुकड़ा लो, तो सब में सेम होगा, लेकिन सोडियम और आयरन की तुलना करोगे तो वो भिन्न-भिन्न होगा। अब है भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजन कर यौगिक निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। देखो अब क्या है 5वां नंबर पॉइंट्स को यदि देखो, तो अब जैसे NaCl है, तो NaCl अपने निश्चित अनुपात में करता है, लेकिन Fe2 तो देखो आयरन के 2 ऑक्सीजन के 3 ये करते हैं। CaCO3 इसमें कैल्शियम 1 और आपका जो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 तो ये अपने न्यूनतम अनुपात में जो है वो संयोग करके यौगिक बनाते हैं। फिर किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। तो जो सापेक्ष संख्या होगा जैसे जितना भी होगा, मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम है उसका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट में उस अनुसार होगा जो हम कहते हैं ना कि 1 मोल यदि है तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो ये इतना जो होता है वो होगा। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे-छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो देखो ये डाल्टन के अनुसार तक है परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद के टाइम में देखोगे कि परमाणु भी विभाज्य है। आप ऑलरेडी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब सारे बहुत सारे पाई मेसॉन, गामा मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड हैं। लेकिन अब तक जो है हम इस चैप्टर में देखते हैं, डाल्टन तक देखते हैं कि परमाणु जो अविभाज्य हैं। देखो परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है?
किसी बॉम्बी यानी एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा-सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की जो है रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाता है तो उसमें क्या है, छोटा-छोटा ईंटा आप लगाते हो या फिर एक चींटी अपना घर बनाती है, तो छोटा-छोटा बालू के टुकड़े को, तो उसी प्रकार परमाणु जो है से मिलकर बनता है। अब देखो, जो परमाणु का कह रहा है कि ये आप समझ सकते हो, परमाणु की त्रिज्या जो क्या होती है, नैनोमीटर में मापा जाता है। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है? और 1 मीटर इक्वल टू जो होता है यानी कि जब इधर ये इसको लाओगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। यानी समझ सकते हो कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 यानी बिलियनथ ऑफ एक एक जो एक मान के चलो कि मीटर है, उसका बिलियनथ पार्ट करोगे, तब वो आपका आएगा। ये देखो, जो आपका कुछ चीज़ों को सापेक्षिक आकार दिया हो, जैसे त्रिज्या मीटर में, तो कोई ये है हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसका त्रिज्या 10 टू द पावर माइनस 10 में, यानी कि उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है? अब 10 टू द पावर माइनस 9 जो जल का अणु है, वो उसका आकार करीब होता है। फिर आपका जो ये हीमोग्लोबिन अणु है 10 टू पावर माइनस 8, रेत का कण 10 टू द पावर माइनस 4, तो देखो रेत का कण 10 टू द पावर माइनस 4 है तब आपको दिखाई देता है। चींटी जो है 10 टू द पावर माइनस 3 यानी, और सेव जो है 10 टू द पावर माइनस 1, सेव यानी 10 टू द पावर माइनस 1 एक तरह से जो है ठीक है, इसका मतलब 1/10, तो देखो ये 10 सेंटीमीटर माना है इसका त्रिज्या, लेकिन सेव का जो है वो आपका ऐसा नहीं है ना कि 10 सेंटीमीटर ये जो है ये त्रिज्या नहीं होता है, लेकिन ये एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर होता नहीं है सबका, लेकिन डिपेंडिंग ऑन एक्सेप्शन से अब जो होगा उसका होगा, बट एक समझने के लिए है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 9 ये आकार में है, नैनोमीटर में आकार में है या एंगस्ट्रॉम आकार में है, तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख सकें नहीं देख सकें या देख सकें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी वे वहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखो क्या है, सिलिकॉन सतह का जो प्रतिबिंब लिया गया, आज के डेट में इक्विपमेंट से, जैसे अभी देखो कोविड-19 है, तो कोविड-19 का आप वैक्सीन बना रहे हो, तो वैक्सीन बनाने में जो होता है माइक्रो लेवल पे, जो नैनोमीटर से लेवल से छोटे से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या फिर आज के डेट में देखो नैनो टेक्नोलॉजी ही एक है। नैनो का इस वजह से हमेशा ध्यान रखना कि 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, उसको नैनो कहते हैं। और चूँकि आजकल देखो बहुत सारा नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है, नैनो आपका इक्विपमेंट्स वगैरह आ गया है, जो कि शरीर के अंदर जाकर के वो ऑपरेट कर पाता है, बहुत सारी चीज़ों को कर पाता है। तो इस वजह से नैनो को जानना ज़रूरी है। आज के डेट में जैसे बहुत सारे माइक्रोस्कोप आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेकर के जो अल्ट्रा लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है, उसमें जो है हम उसको बृहत आकार में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखो, कह रहा है विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रतीत होता है, जैसे हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन आपका ये प्रतीक के तौर पे, कार्बन, ऑक्सीजन, देखो ये फास्फोरस, सल्फर, आयरन, ये कॉपर, ठीक है? तो आपका सीसा, ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पारा, तो देखो बहुत सारे जो हैं, जैसे आपका मान के चलो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एच प्रतीक है, कार्बन का सी है, ऑक्सीजन का ओ है, फास्फोरस का पी है, सल्फर का एस है, आयरन का एफई है, देखो कॉपर का सीयू है, सेसा का पीबी है, और सिल्वर का एयू है, सॉरी सिल्वर का एजी है, गोल्ड का एयू है, और प्लेटिना का पीटी है, ठीक है ना? और पारा का एचजी है। तो ये आपके जो हैं प्रतीक जो माने जाते हैं, ये इस फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन ये आपके जो होते हैं प्रतीक होते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण तौर पर कॉपर का नाम जो है साइप्रस,
से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है पीला, ठीक है? तो सोना का जैसे एयू मानते हैं ठीक है? ऑरम और सिल्वर का एजी अर्जेंटम, ठीक है ना? ये पारा का एजी, पीबी, सीसा का पीबी, प्लम्बम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों में एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो देखो हमने लिखा है ना, एच बड़ा में लिखा है, जी छोटा में, ए बड़ा में, जी छोटा में, ए बड़ा में, यू छोटा में, सी बड़ा में, यू छोटा में, पी बड़ा में, बी छोटा में और एफ बड़ा में और आपका ई छोटा में। तो ये आपका ये एफ है, ठीक है ना? तो ये आपका इस प्रतीक में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो हाइड्रोजन है तो एच, एल्युमिनियम है एल ना कि एल। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कोबाल्ट का सीओ ना कि सीओ। तो ये आपका पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा, दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा। अब ये देखो कुछ प्रतीक हैं यहाँ दिए हुए हैं, कुछ को हमने ऑलरेडी आपको पिछला में बताया और कुछ को आपको ये देखना है जो कि रेगुलर यूज में आपका आएगा। करा कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन का सीएल, जिंक का जेडएन इत्यादि। तो ये आपके जो हैं इसमें से है, ठीक है? ये आपको दिए हुए हैं। अब देखो परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान हम जो मानते हैं, वो जो नाभिक है, मान के चलो ये एटम है, ये एटम के नाभिक में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, उसको मान करके उसको ऐड करते हैं, तो उसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है? तो परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं कि जो भी है, जैसे कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, मान के चलो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करती है। मान लीजिए कि ये जो है कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1 यू और ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 निर्दिष्ट करेंगे। तो देखो यही आपका जो है कि डिफरेंट जो परमाणु द्रव्यमान है, यही परमाणु द्रव्यमान का जो मतलब है, यही है कि जिस उसके नाभिक में जितने आपके प्रोटॉन हैं और प्लस न्यूट्रॉन है, उनकी संख्या के एडिशन को, बाकी यही चीज़ उसको समझाया हुआ है, ठीक है? इसको आप पढ़ोगे जहाँ दिक्कत होगा, देखो क्लोरीन का है ना 35.5, यही आपका 2020 में आया हुआ था, 2020 के असिस्टेंट कमांडेंट में ये आया हुआ था। तो हाइड्रोजन, अब ये देखो बेस जो माना गया है, ये कार्बन को माना गया है, कार्बन को, तो कार्बन को 12 है, इसी के आधार पे देखो कार्बन 12 समस्थानिक, ठीक है? समस्थानिक का मतलब होता है कि कोई भी जो है कि एक आपका आइसोटोप, तो आइसोटोप कई हो सकते हैं। मान के चलो एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 C14 कार्बन डेटिंग प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग प्रोसेस जिससे पेड़ों की, पौधों की आयु जो है हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो लिया गया है, जो आधार लिया गया है, कार्बन 12 से लिया गया है। तो इसको जो कार्बन 12 समस्थानिक है, जो कि समस्थानिक का मतलब जो होता है कि एटॉमिक नंबर जो आपका परमाणु संख्या है सेम होगा। जैसे कार्बन का जो परमाणु संख्या है, कार्बन का परमाणु संख्या आपका 6 है, तो परमाणु संख्या इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका 12 है, इसका 14 है। इसका मतलब है देखो हमने बोला था ना कि आपका जो परमाणु संख्या जो होता है उसके में जितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें तो प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन है, इसमें 6 होगा और इसमें 8 होगा, ठीक है? तो ये आपका है। अब इसमें डिफरेंट जो है इसको ध्यान रखना क्योंकि देखो डायरेक्ट इससे उठा करके पूछा गया है, तो जो इसमें से डायरेक्ट आपका होता है, वो उसको देखना है। अब देखो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो देखो कुछ परमाणु जो है ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है, लेकिन हीलियम जो है He के फॉर्म में रह रहा है, जो आपका सोडियम है वो Na के फॉर्म में रह रहा है, तो कुछ परमाणु देखोगे फिर सल्फर है, ये S8 के फॉर्म में रहता है। तो कुछ जो परमाणु हैं, वो आपके एक परमाणविक हैं, कुछ है आपके द्विपरमाणविक।
तो परमाणु जो ये इसको अणु बोलते हैं, इसको अणु बोलते हैं। ये आपका जो है Na है, ये आपका परमाणु भी है और ये अणु भी है। तो देखो कुछ जो परमाणु हैं, वो एक परमाणविक होते हैं, कुछ द्विपरमाणविक होते हैं। जैसे देखो आपका सोडियम है ना, तो देखो सोडियम क्या है? एक परमाणविक है। आयरन एक परमाणुक है, एल्युमिनियम एक परमाणुक है, कॉपर एक परमाणुक है, लेकिन आर्गन आपका भी एक परमाणुक है। देखो आर्गन आपका जो है हीलियम भी एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक। ऑक्सीजन देखो O2 है ना, द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक, फिर आपका देखो सल्फर बहुपरमाणुक, जनरली नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में S8 के फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस जो चतुर्परमाणुक यानी कि P4 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये इसको अणु बोलते हैं, ठीक है? तो अणु क्या है? अब देखो साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है और जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। देखो यहाँ हम P4 तो यानी कि 4 फास्फोरस के एटम मिल करके जो है आपका अणु का निर्माण किया। लेकिन NaCl में जो क्या है, NaCl है तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के निर्माण करता है। तो जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में जो पाया जाता है, वो उसको हम बोलते हैं ये जैसे देखो फास्फोरस आइटम है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। ये आपका यौगिक में एक पाया जा सकता है उस ढंग से, लेकिन जबकि स्वतंत्र ये तत्व के रूप में तो P4 के रूप में। जो सल्फर है S8 के फॉर्म में, ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, ओज़ोन है O3 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है? अब देखो तत्वों के अणु यही चीज को समझाया गया है, ठीक है? यहाँ यही चीज को जो हमने ये दिया है और यौगिकों के अणु ये जो हम यौगिक के अणु जो है NaCl हमने बताया उस फॉर्म में ही आपको समझाया गया है। तो यही आपका जो और फिर द्रव्यमान का अनुपात ये निकालने के लिए आपको पता ही है, ये हमने ऑलरेडी बताया है। जैसे NaCl है तो NaCl इसमें है, NaCl परमाणु बना तो द्रव्यमान का अनुपात निकालोगे तो क्या होगा आपका जैसे ये तो इसमें क्या होगा अनुपात। अब देखो इसमें 23 है और इसमें क्या है 35.5 है। तो 23 बटा यदि आपको देखो Na/Cl यदि पूछेगा तो 23 बटा 35.5। अब वाटर है तो H2O इसमें क्या है ये 2 है और ये 16 है। तो 2/16 यानी 1/8। तो यही आपको होता है। अब आयन होता है। आयन क्या होता है? देखो आयन अब सपोज क्लोरीन है, ये हम बहुत सारी चीज़ को आगे पढ़ेंगे। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में देखो जो हम बाहरी कक्षा जो होता है, उसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जो होता है, 287 होता है। सोडियम जो है, तो सोडियम क्या है? 281 है। अब देखो, तो ये हम जानते हैं कि या आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी परमाणु है, तो वो यानी यौगिक जो बनता है, तो उसमें से क्या होता है कोशिश ये करता है कि हर तत्व जो होता है अपना जो बाहरी कक्षा पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो बाहरी कक्षा 8 से पूर्ण होता है। एक एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम के ब सिर्फ़ 2 ही है, तो वो बाहरी कक्षा उसका 2 से पूरा हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ 8 से पूरा होता है। तो देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 रह जाएगा। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो गया? 288 हो गया और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया तो 28 रह गया। तो देखो ये जब लूज़ किया तो इसका मतलब है कि इसने डोनेट किया तो ये प्लस हो जाएगा। इसने लिया तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्लोरीन यदि 1 डोनेट ये क्लोरीन 1 लिया तो ये माइनस और जो आपका सोडियम है, वो एक डोनेट किया, तो आपका जो है Na प्लस हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, वो यानी कि कक्षा में जो चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, वो अपना जो नाभिक के जो सेंटर में होते हैं, जो सेंटर में रहते हैं, तो चूँकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होने पे उसमें से क्या होता है कि एक नेगेटिव यदि आ गया, नेगेटिवली चार्ज चीज़ मिला, तो ये नेगेटिव हो जाता है क्लोरीन और नेगेटिव चीज़ को डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है? तो ये है संयोजकता।
तो संयोजकता हमने देखा कि किसमें जैसे संकेत हाइड्रोजन क्लोराइड में तो H प्लस Cl, HCl बनता है ब्रोमीन, तो जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उसमें माइनस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उसको प्लस बोलेंगे, यही इसमें समझाया गया है। अब देखो जिसमें जितना है, यस इसमें SO3 2 माइनस है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, यहाँ 2 जहाँ 2 माइनस है वहां 2 लिया गया। अब जैसे नाइट्राइड है तो नाइट्राइड में 3 माइनस है, इसका मतलब है कि इसने जो है देखो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 7 होता है जो आपका परमाणु संख्या, तो इसका मतलब 2 और 5 होगा। तो देखो अब 5 है तो इसका मतलब क्या 3 इसको चाहिए, तो 3 चाहिए तो N 3 माइनस हो जाएगा। अब देखो जो सपोज मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या होता है 282 होता है, तो 282 होता है तो इसमें +2, ठीक है, तो ये दो डोनेट करेगा, यही इसमें इसको समझाया गया है। ठीक है, अब सरल यौगिक के सूत्र, तो यौगिक के सूत्र जो हैं आपको ये किस ढंग से बनेंगे, तो ये देखो जैसे देखो मान के चलो NaCl सिंपल है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सिंपल बन गया NaCl। या अब देखिए देखो Mg रहेगा तो Mg और Cl2 होता है, इसका कारण देखो क्या है कि क्लोरीन में तो आपका Cl होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो एक क्लोरीन तो एक ही ले पाएगा, तो उसके लिए 2 क्लोरीन चाहिए होगा, तो इस वजह से MgCl2 होगा। लेकिन AlCl3 होता है, हम इसको क्लोरीन लेकर के इस वजह से समझा रहे हैं आपको कि इस वजह से कि देखो तो एल्युमिनियम का क्या होता है 2 8 और 3 होता है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन एक क्लोरीन तो एक ही ले पाएगा, तो 3 क्लोरीन मिल करके ले पाएगा इस चीज को। ठीक है, तो ये आपको इसमें यही आपका समझाया गया है। अब देखो इसमें से आपका क्या है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, तो मोल जो एवोगाड्रो नंबर जो होता है कह रहा है कि हम परमाणु की अवधारणा का विवेचना कर चुके हैं कि परमाणु क्या है। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों के परिकलन के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संघटकों परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, तो उसको क्या है द्रव्यमान इकाई यानी कि यूनिट में मापा जाता है। जैसे हमने क्लोरीन का बताया कि जो आपका आया हुआ था वो उसका क्या था कि सॉरी, तो वो 35.5 क्लोरीन का आया था, वही आपका एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो अब इसको यू में मापते हैं इसको, यानी कि द्रव्यमान यूनिट यानी कि मास यूनिट इसको बोलते हैं। अब देखो वाटर का कैलकुलेट करते हैं तो वाटर का 18 देखो होगा H2O, तो यानी कि वाटर का ये हाइड्रोजन का 2, यानी एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का 2 प्लस 16 तो इसको 18। ठीक है, तो ये इसमें 18 हो गया। फिर आपका HNO3 मान के चलो HNO3 है तो HNO3 देखो तो एक हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का आपका कितना होता है 14 हो रहा है। फिर आपका ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 का कितना होगा 16 तिया 48, तो 1 प्लस 14 प्लस 48 तो कितना हो जाएगा 63। इसी ढंग से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सूत्र द्रव्यमान इकाई, तो हमने बताया था ना कि जो आपका 6.022 कुछ जगह 6.023 रहता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एक कार्बन परमाणु जो है देखो एक कार्बन यदि दिया हुआ है तो एक्चुअल में एक मोल यदि दिया हुआ है तो इसमें जो कार्बन के परमाणु की संख्या या किसी भी मान के चलो कि क्लोरीन दिया हुआ है तो क्लोरीन Cl2 यदि है तो Cl2 यदि है तो इसमें ये क्या है Cl2 मोलेकुल, ये आपका जो अणु है, यानी कि आपका जो मोलेकुल है। ठीक है, तो उसमें मोलेकुल में क्या होता होगा 6.022 2 गुने 10⁻23 जो अणु होगा। अब इसको यदि परमाणु में करोगे तो 2 से गुना कर दोगे। ठीक है, अब यही यही चीज इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये सारे जो हैं कैलकुलेट करने के लिए, यही जो पहले हमने कैलकुलेट किया था यही कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। अब मोल संकल्पना, तो मोल संकल्पना मतलब देखो ये है ना कि एक मोल पदार्थ में इतना संख्या होता है, इतने एटम आपके पाए जाते हैं। यही आपका जो है इसको जो क्या कहते हैं एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। ये जो है देखो एक्चुअली ये बहुत लंबा दूरी तक दिया हुआ है 6.0221407 लेकिन इसको हमको सिंपल में रखना है 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है,
तो ये आप देखना, इसमें कुछ भी क्वेश्चंस कन्फ्यूजन होगा तो हम ये आपको बताएँगे, ठीक है? यही इसको कैलकुलेट करने के लिए बताया हुआ है, तो ये आपका कैलकुलेशन जो आप सिंपल में समझ गए हो, ये आपको पूछता है, यही वाला यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद जहाँ आपको दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, समझ आपको डेवलप करना है, ठीक है? तो ये आपके जो इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 हैं, इसके ये आपके दिए हुए हैं, समरी दिए हुए हैं और आप इसको देखो, समझो, जो कोर कांसेप्ट थे, वो कोर कांसेप्ट हमने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद जहाँ प्रॉब्लम होता है, वो मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? ठीक है? ओके, थैंक यू।